तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारे केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर। नाम क्या है चैप्टर का? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि इसमें आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे जिन टॉपिक के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर बनाए जाएंगे नेक्स्ट ईयर। समझ आया? इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे चल के जिसको पकड़ के पूरा चैप्टर बनाया जाएगा। ठीक है? और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत बेसिक लेवल से केमिस्ट्री सीखने को मिलता है। केमिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से होती है, इसलिए इसको पहले चैप्टर में रखा गया है। समझ रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे इनिशियली कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही सीखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट नाम भी है हमारे इस चैप्टर का। तो केमिस्ट्री में जिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमको होती है हायर नॉलेज के लिए, एडवांस नॉलेज के लिए, उन कॉन्सेप्ट का बिल्डअप इसी चैप्टर से होता है। ठीक है? तो इसमें आपको बहुत तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कुछ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है जिससे आपके न्यूमेरिकल बनाने की क्षमता भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है? अच्छे कैलकुलेशंस करने हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो लास्ट ईयर आप सीख के आ रहे हो 9th-10th में, जैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। आपने सीखा है जूनियर क्लासेस में, सीखा है या नहीं? ठीक है? यहाँ हम आपको कुछ और नए नए तरीके सिखाएंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के। शॉर्टकट्स भी सिखाएंगे, लॉन्ग कट्स भी सिखाएंगे, है ना? इसी तरह से दो चीज़ें क्यों आपस में कंबाइन होती हैं। जब दो चीज़ें मिलेंगी तो कोई ना कोई तीसरी चीज़ पैदा होगी, है ना? तो चीज़ें कैसे बनती हैं, दो चीज़ें आपस में कैसे कंबाइन हो जाती हैं, कैसे कोई नया मटेरियल फॉर्म होता है, कौन से नियम होते हैं जिसकी वजह से कोई भी दो कंपाउंड या दो मटेरियल आपस में मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और कैसे एक नया चीज़ बन जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है? मटेरियल कितने टाइप का होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। मटेरियल को तोड़ते जाएंगे तो जब वो छोटे से छोटा होता जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसका कैसा रूप रंग होता होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होता होगा। समझ रहे हैं? यानी एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनका डिज़ाइन कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर, शेप, और वो क्यों आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। एटम क्यों आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड क्यों बनाते हैं, मटेरियल क्यों बनाते हैं। ये सारे नियम, ये सारे रूल्स हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है? और कुछ फॉर्मूलेशन सीखेंगे, फार्मूले के नाम सीखेंगे, उनका केमिकल फार्मूला कैसे बनता है वो सीखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनता है वो सीखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में 10th में, पढ़ा या नहीं? एम्पिरिकल फार्मूला नहीं पढ़ा? अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, किसी कंपाउंड में, जैसे सपोज एक कंपाउंड है शुगर या ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है? C6H12O6 पढ़ा आपने, ग्लूकोज। ओके, इसमें कार्बन का कितना परसेंटेज होगा? अगर मैं आपको 100 ग्राम ग्लूकोज दे दूं तो उसमें हम आपसे पूछेंगे कि ये बना किससे, तो आप पहले बोलोगे कार्बन के एटम से बना है, हाइड्रोजन के एटम से बना है, ऑक्सीजन के एटम से बना है। कितने कितने एटम हैं? 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के, 6 एटम ऑक्सीजन के। ठीक है? अच्छा जी, अगर मैं 100 ग्राम आपको देता हूँ तो उसमें मुझे हाइड्रोजन का कंपोजिशन बताइए, कितना % हाइड्रोजन होगा। ठीक है? इस तरह करके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे सीखेंगे। कुल मिला के इसमें आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाएगा। ठीक है? थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको बड़े बोरिंग लगे, लेकिन उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीख गए तो आपका बेसिक नॉलेज बढ़ जाएगा। वो आगे जहाँ कहीं भी यूज़ होगा किसी चैप्टर में तो आपसे बनेगा। ठीक है ना? तो इसको बहुत ध्यान से आप सीखेंगे। मैं एक एक चीज़ बहुत तरीके से आपको सिखाऊंगा, और इसमें एक इतना फेवरेट टॉपिक है जो आगे हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, उसके बिना कोई पेपर बनता नहीं, जिसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये भी आप लास्ट ईयर जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़े से एडवांस तरीके से यहाँ पे पढ़ाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, और डेप्थ में जा करके। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम सिर्फ केमिस्ट्री के ओवरव्यू पर बात करेंगे। ठीक है ना? आज हम कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे कि मटेरियल स्टार्ट कर दें, मैटर स्टार्ट कर दें, क्लासिफिकेशन, वो हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है ना? इसमें क्या पढ़ते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है?
तो सिर्फ ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक बात, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वेरी फर्स्ट चैप्टर इन योर केमिस्ट्री क्लास 11th। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं इसको हिस्टोरिकल तरीके से शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम किसी भी नॉलेज को गेन करते हैं, चाहे किसी भी मेथड से गेन करते हो, सीखते हैं किसी भी चीज़ को, तो अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं, उसको अरेंज करते हैं, ऑर्डर्ड तरीके से उस नॉलेज को रखते हैं, ठीक है, तो उस नॉलेज को हम बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। तो साइंस का डिक्शनरी मीनिंग होता है नॉलेज, सीधा नॉलेज, लेकिन हर नॉलेज को साइंस नहीं बोलते हैं ना। एक ऐसा नॉलेज जिसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपने सीखा हो, मेहनत करके, ऑब्जर्वेशंस करके आपने सीखा हो, एक्सपेरिमेंट करके आपने सीखा हो, समझ रहे हैं बात? तो एक सिस्टमेटिक नॉलेज को, बिल्कुल अरेंज्ड किया हुआ नॉलेज, ऑर्डर्ड फॉर्म में रखा हुआ नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक है, किसी भी तरह का नॉलेज साइंस नहीं कहलाता। ठीक, बिल्कुल ये क्या है? ऑर्डर्ड, अरेंज्ड, सिस्टमेटिक, जिसको आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं, ऐसा नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक है, सो साइंस इज एन ऑर्डर्ड, अरेंज्ड, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व, नॉलेज। ठीक है, डेफिनेशन कई तरीके से हम इसकी बना सकते हैं। सो साइंस इज एन ऑर्डर्ड, अरेंज, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व्ड नॉलेज। ठीक है, ओके। हर तरह का ज्ञान जिसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया हो, उसको सीखा गया हो, उसको नॉलेज बोलते हैं। हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीख आए हैं। जब से इंसान पैदा हुए हैं संसार में, इंसान सीख ही रहा है, समझ रहे? जंगल में जब सरवाइव करना था तो हमने खाने पीने की चीज़ें सीखी कि इसको खाया जाता है, इसको नहीं खाया जाता, है ना। और भूख लगी तो फिर हमने हथियार बनाए कि किसी चीज़ से पेड़ को काट सकें, समझ रहे हैं, जानवरों को मार सकें। ये एवोल्यूशन की बात हो रही है, यानी हम हर चीज़ सीखते आ रहे हैं। हमने हथियार बनाए। एंशिएंट टाइम के आप हथियार देखोगे पत्थरों से बने हुए होते थे। देखिए, मेटल्स उस समय खोजे नहीं गए थे शुरुआत में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सीखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। तो ऐसे सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, तो हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट होता चला गया, नॉलेज हमारा बढ़ता चला गया। जब नॉलेज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है, हर फील्ड का नॉलेज हमने गेन किया। हमने ज़मीन का नॉलेज गेन किया जहाँ हम रहते हैं, अर्थ में। प्लांट का नॉलेज हमने गेन किया, माउंटेन का नॉलेज हमने गेन किया, रिवर्स, ओशन के नॉलेज हमने गेन किए, समझ रहे हैं। हमको जो चांद सितारे, सूरज, चांद और आकाश, स्टार्स, ये सारी चीज़ें दिखती हैं, दूसरे प्लैनेट्स दिखते हैं, उसका नॉलेज हमने गेन किया, समझ रहे हैं। जीवित चीज़ों, लिविंग थिंग्स के बारे में हमने स्टडी की, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमने स्टडी की, और धीरे धीरे हमारा नॉलेज हर फील्ड में बढ़ता चला गया। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हमारा नॉलेज हर फील्ड में, तो हमने ना साइंस के टुकड़े बनाने शुरू किए, साइंस की ब्रांचेस करनी शुरू कर दी। साइंस, हर तरह के नॉलेज को साइंस बोल सकते हैं आप, है ना। जब हर फील्ड में आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गया, तो हमने क्या किया? हर फील्ड को एक एक ब्रांच बना दिया कि इस ब्रांच का नॉलेज बहुत हो गया तो इसको एक ब्रांच बना के नाम अलग दे दो, इस नॉलेज को हम अब इस नाम से पुकारेंगे। दूसरे फील्ड का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो हमने दूसरे फील्ड का नाम कुछ रख के उसको बोल दिया ये अब साइंस की दूसरी ब्रांच है। तीसरे फील्ड का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो तीसरे फील्ड का नाम कुछ रख के बोल दिया ये इस फील्ड का नॉलेज है, इस ब्रांच का नाम ये है। आ रही बात समझ में? इस तरह करके हमने साइंस के सैकड़ों तरह के ब्रांचेस बनाए। कितने? सैकड़ों तरह के ब्रांचेस बनाए, समझ रहे हैं। जिसमें से कुछ ब्रांचेस के नाम मैं आपको बताता हूँ जो बहुत फेमस ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ब्रांच हम लेते हैं
एस्ट्रोनॉमी साइंस से निकला। एस्ट्रोनॉमी, इस ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? ये मैं थोड़ा सा साइंस का इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री पे आता हूँ, ठीक है। ये लेक्चर हमारा सिर्फ किस पर डेडिकेटेड है? केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पर, कि केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस तरह से साइंस की ब्रांचिंग हुई, किस फील्ड में क्या क्या पढ़ते हैं। 2-4 नाम वो भी आप समझिए। एस्ट्रोनॉमी का हमने एक ब्रांच बनाया साइंस से तोड़ के, और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? किसके बारे में? प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ जो आप लोग पढ़ते हैं ना, कैलेस्ट्रियल बॉडी समझ रहे हैं क्या? वो जो सोलर सिस्टम आप लोग बनाते हैं, है ना, उसको कैलेस्ट्रियल बॉडी बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज, स्टार्स, मून, सन, ठीक है, यानी प्लैनेट बोल सकते हैं, ठीक। मून क्या है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है ना, क्या चीज़ है? सैटेलाइट, ठीक है, उसको सैटेलाइट बोल सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में हम स्टार्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मून के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, प्लैनेट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एडवांस लेवल की हमारी नॉलेज हो गई है, इसलिए इसको साइंस में ही शामिल रखना उचित नहीं था। ये नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमने इसकी ब्रांच अलग कर दी और नाम क्या रख दिया? एस्ट्रोनॉमी। समझ रहे हो? इसी तरह से बहुत तरह की ब्रांचेस हैं, जैसे एक ब्रांच है जियोलॉजी। जियो मतलब होता है अर्थ, क्या? अर्थ। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ये आप लगा लेना स्टडी ऑफ सब में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्थ, प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ अर्थ नहीं, प्लैनेट के बारे में। मोस्टली इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ का एज, अर्थ का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एज कितनी पुरानी है हमारी पृथ्वी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इसी तरह से अर्थ के ऊपर जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ बहुत पुराने हैं, जब से अर्थ बनी है तभी से हैं, तो माउंटेन की स्टडी भी इसी में आ जाती है। इसी तरह से रिवर की, ओशन की, एटसेट्रा, ठीक बात, ओके। और भी ब्रांचेस हैं, जैसे बॉटनी, नाम सुना आपने? बॉटनी सुने? पक्का? बॉटनी, इसमें किसके बारे में पढ़ाई होती है? ये कौन सी फील्ड है? नाम सुना आपने बॉटनी का? आगे जब आप बायो लेके पढ़ रहे हैं तो आगे आपको बीएससी एमएससी करने का मौका मिलेगा, तो आप बॉटनी सब्जेक्ट ले करके एमएससी कर सकते हैं। बीएससी में आप जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रॉस करते हैं तो फिर बॉटनी एक अलग सब्जेक्ट ही हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे? तो एक अलग ही दुनिया है बॉटनी की। इसमें पढ़ते किसके बारे में है? तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग वेजिटेबल किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? वेजिटेबल्स किंगडम, क्या मतलब हुआ जी? तो आंसर है प्लांट हो गया, ट्रीज हो गए, ठीक है। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जो हरी भरी चीज़ें हैं इसमें, है ना, उनके रूट के बारे में हो गया, जड़, स्टीम, फ्रूट, फ्लावर, एटसेट्रा, है ना। ये ब्रांच का नाम हमने क्या रखा? बॉटनी रखा। इसी तरह से एक ब्रांच है जूलॉजी। जूलॉजी कौन सी ब्रांच होगी? ये जू शब्द सुने कहीं आप? जू किसको बोलते हैं? जहां जानवर रहते हैं। तो बिल्कुल इसी चीज़ को आप याद रखिए, एनिमल के बारे में इसमें स्टडी होती है, हर तरह के जानवर, छोटे बड़े, ठीक बात।
आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसी तरह की एक ब्रांच हमने बनाई है जो आप लोग पढ़ोगे अभी इसी साल, बायोलॉजी। बायो मतलब क्या होता है? ये पहले लेटर से पहचानते हैं ना किसके बारे में पढ़ाई करनी है। बॉट यानी आपके वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्लांट ट्री, सारी चीज़ें आ जाते हैं। जियो यानी अर्थ होता है, एस्ट्रो वही प्लैनेट, स्टार, मून, ठीक है। ओके, बायोलॉजी, बायो मीन्स क्या होता है? अगर आप बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको बायो का मतलब आता होगा। बायो मतलब होता है जीवन, क्या? लाइफ। तो इसमें सिर्फ किसके बारे में स्टडी होती है? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो आँख से न दिखने वाले, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो आँख से दिखने वाले, पेड़ पौधे जानवर, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं लिविंग, उसके बारे में हम किस में पढ़ाई करते हैं? बायोलॉजी में। ये आप याद रखेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, माइक्रो मैक्रो हर तरह के, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रांचेस हमने बनाई जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, फिजिक्स। हाँ जी, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, हमारे नेचर में जो भी नेचुरल फिनोमिना घट रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं कि वो क्यों हो रहा है, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं नेचर में, है ना। कुछ तो नियम का पालन करके, कुछ तो लॉस होंगे ना जिसके तहत ही सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो वो कौन कौन से नियम हैं और किस कारण की वजह से ऐसा होता है, समझ आई बात? तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? नेचर, नेचुरल फिनोमिना, नेचर, नेचुरल फिनोमिना, समझ रहे हैं? किसी भी कोई हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हमको दिखती हैं उसको हम मैटर बोलते हैं ना, मटेरियल। मैटर और मटेरियल एक ही चीज़ है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी मैं मैटर बोल दूंगा कभी मटेरियल बोल दूंगा तो कहोगे मैटर क्या है मटेरियल क्या है, अलग अलग है क्या? ना, उसी के दो नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो दुनिया हमको दिखती है, जो दुनिया फैली हुई है, उसमें जो जो नज़र आ रहा है वो सब मैटर ही तो है जिसको हम महसूस कर रहे हैं, है ना। हर मटेरियल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, हर एक का कुछ ना कुछ गुण होता है। दो तरह के गुण हो सकते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टी। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको नापा जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हर मटेरियल का जिसको मेज़र कर सकते हैं, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब नापने वाले गुण है ना, और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है मटेरियल पर, ये सारी चीज़ें जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है वो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, समझ आ रहा है। तो फिजिक्स में और क्या पढ़ सकते हैं अपन? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स इफेक्ट। जैसे हीट है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी है ना। क्या क्या बोला मैंने? हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, समझ रहे हैं। ये इस तरह की प्रॉपर्टी हम किस में डिस्कस करते हैं? किसमें? फिजिक्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो बहुत सारी हो गई, बोर्ड भर गया हमारा, काफ़ी है इतना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, और यहीं से हमारा अब ये सेशन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम अब केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। तो इसको आप पॉज करके नोट करें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री, साइंस की जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका यूज़ लगभग हर ब्रांच में होता है। जितनी भी ब्रांचेस मैंने यहाँ लिखी, और वो लाखों तरह के ब्रांचेस जो मैं यहाँ नहीं लिख सका, ठीक है। साइंस की जितने भी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ योगदान है, कुछ ना कुछ यूज़ होता है। बिना केमिस्ट्री के आज के डेट में हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, समझ आया। ऑलमोस्ट 95% हिस्सा हमारी जीवन का केमिस्ट्री से घिरा हुआ है।
केमिस्ट्री के यूज़ से हम लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं, यूज़ करते हुए। ठीक है, पैर में जो चप्पल है उससे लेकर के ये जो स्विच लगी हुई हैं जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को बंद चालू करते हैं, ये सब केमिस्ट्री है। समझ आ रहा है? केमिस्ट्री ना हो तो आपको खाने में स्वाद नहीं आएगा। कॉमन सॉल्ट NaCl, समझ रहे हैं? समझे ना? अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैंट की जिप से लेकर के एलिफेंट तक सब कुछ केमिस्ट्री है ना, ऐसा नहीं। तो हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में केमिस्ट्री के यूज़फुल चीज़ों से घिरे हुए हैं। हर चीज़ केमिस्ट्री में आ जाएगी, आप देखेंगे। मैं भी कुछ इसके यूजेस गिनाऊंगा हर फील्ड में, तो आप देखोगे लगभग हर जगह केमिस्ट्री है। और हम अपने जीवन को तो बिल्कुल केमिस्ट्री के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते आज के डेट में। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको याद होगा आपके दादा या आपके दादा के पहले की पीढ़ी, आप कभी पूछिए अपने मम्मी पापा से, अगर आपके दादा दादी हैं, कि आपके जो फादर्स थे उनकी एज कितनी होती थी, पुराने ज़माने के लोग कितना जीते थे। ठीक है, तो कोई कहेगा 100 साल। 100 साल से तो पार ही जाते थे, आपने सुना होगा। 110 साल, 120 साल जाती थी उम्र पहले इतनी। आज के डेट में एज कितनी है हमारी? 60 साल, हार्डली 60 साल। उसके बाद हमारी जो खान पान है, हमारी जो रूटीन है डेली लाइफ की, इतनी घटिया हो गई है, इतनी घटिया किस्म की हम लोग फूड मटेरियल यूज़ करते हैं कि ये हमारी बॉडी पार्ट को अंदर से डैमेज करता जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। और ऐसे करते करते जल्दी बुढ़ापा आ जाता है और 60 साल हार्डली आदमी 60-65 साल में निपट जाता है आज के डेट में। और फिर भी अगर आप 60 के पार किसी को जिंदा देखते हैं आज के टाइम पे, 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो दवाइयों के भरोसे जी रहा होता है। समझ आया? आप किसी से भी पूछिए 60+ जिसकी एज है, तो ज़रूर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और उसका ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से चल रहा है, वो दवाइयाँ ले रहा है डेली। और दवा लेते लेते जो बंदा 60 साल में मर जाने वाला था उसको हम 70 साल पहुंचा देते हैं, 80 साल तक पहुंचा देते हैं, 90 साल तक पहुंचा देते हैं दवाइयों के भरोसे। कल न्यूज़ आई थी, दिलीप कुमार साहब चले गए, आपने देखा कि नहीं? देखे ना, कल न्यूज़ आई थी 7 जुलाई को। आज कितनी जुलाई है? 8 जुलाई। आज 8 जुलाई 2021 है ना, जब हम ये लेक्चर आज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो 7 जुलाई 2021 को खबर आई कि दिलीप कुमार साहब का निधन हो गया, डेथ हो गई। वो बहुत ही चॉकलेटी एक्टर हैं, ट्रेजेडी किंग कहा जाता है उनको। और एक्टिंग की दुनिया में वो एक इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी कह लीजिए उनको। जितने भी आज के डेट में आप महान कलाकार देख रहे हैं, एक्टर्स देख रहे हैं, सब उन्हीं से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, उन्हीं से सारी चीज़ें सीखी हैं, दिलीप कुमार जी से। दिलीप कुमार उन्होंने अपना नाम रखा था, एक्चुअल नाम उनका था अयूब खान, शायद मुस्लिम है वो। समझ आया? तो उनका जन्म हुआ 1922 में। कब? देखना ना, मज़े की चीज़। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री पर। 1922। और उनका निधन कब हुआ? डेथ 2021। और ये डेट भी मैं लिख देता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग में दिखे, 7 जुलाई 2021। ये बर्थ डेट तो मुझे नहीं याद है उनकी कब है, लेकिन ये डेथ वाली डेट है 7 जुलाई 2021। और ये वाला टाइम पीरियड देखो, 1922 में जन्म हुआ और 2021 में उनका डेथ हुआ। ये लगभग कितने साल बनते हैं? 98 ईयर्स। ये कितने साल बने? एक आदमी 98, ऑलमोस्ट 100 है, 2 ही साल कम है ना। ऑलमोस्ट 100 साल जी गया एक बंदा। किसके सहारे? आज के ज़माने के हिसाब से दवाइयों के सहारे। और ये दवाइयाँ कौन बनाता है? कौन बताया दवाई बनाने का नियम? केमिस्ट्री। समझ आया कि नहीं आया? आया। तो हम चारों तरफ केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। बिना दवाइयों के तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना। थोड़ा सा आपको चोट लग जाए, थोड़ा सा आपको दर्द सर में हो जाए, कहीं भी दर्द हो जाए, पेट में, सर में, हाथ पैर में, आप तुरंत मेडिकल स्टोर दौड़ते हो, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, तुरंत दवाई खरीदते हो और आपको 10-20 मिनट में आराम लग जाता है। होता है ना? तुरंत हम मेडिसिन खाते हैं, लेके इंजेक्शन लगवा लेते हैं। बुखार ना आए धोखे से, नहीं तो कहेंगे कोरोना हो गया है आज के डेट में, है ना। अब तो कोविड भी आ गया है ना। तो हम सब डर रहे हैं कि कहीं सर्दी ना हो जाए धोखे से भी। तो इतना बचाव
हो रहा है सर्दी ना होने के चक्कर में कि हम सब कर लेते हैं, काढ़ा भी बना के डेली पीते हैं, ये है वो है। बिल्कुल मेडिसिन, थोड़ी सी भी अगर गले में खराश आई तुरंत मेडिसिन ले लो, तुरंत खांसी का सिरप पी लो। बिल्कुल खांसी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अगल बगल वाले बोलेंगे क्या हो गया है, कोरोना हो गया है। पहले खांसी जुकाम होता था ना, अब थोड़ी ना होता है, अब क्या होता है, अब कोरोना होता है डायरेक्ट। समझ आया? ओके, तो ये टाइम पीरियड आपने देखा 98 ईयर, इट इज इम्पॉसिबल आज के डेट में, ठीक, हार्डली 60-65 ईयर एज आप मानिए। और अगर आप इसको खींच के इतना लंबा ले जाना चाहते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन की, केमिस्ट्री की। आगे बात समझ? तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में अब हम लोग क्या क्या पढ़ना है हमको उस पर बात करते हैं। फिर हम आते हैं कि केमिस्ट्री अलग अलग फील्ड में कैसे कैसे यूज़ होती, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं ना, आते हैं उस पर बात करेंगे बाद में। सबसे पहले केमिस्ट्री की दुनिया में हम आखिर पढ़ते किसके बारे में हैं। तो अगर वन वर्ड में मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें किसके बारे में पढ़ना है, तो आप क्या बोलेंगे? तो सीधी सी बात है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जो जीवित नहीं है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, एक आध कोई चैप्टर ऐसा आ जाएगा जिसमें कुछ जीवित चीज़ों का जिक्र आएगा, जैसे बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12th में चैप्टर नंबर 14 आएगा। कौन सा? बायोमोलिक्यूल्स। वो नाम ही से लग रहा है बायो है ना, वो बायोलॉजी का एक टुकड़ा है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर बॉडी के अंदर, इसलिए उसको हमने केमिस्ट्री में भी रखा है। तो उसमें कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत वो उसका परसेंटेज ना बिल्कुल 0.1 है, समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 0.1। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। समझ गए मोटा मोटा क्राइटेरिया? ओके, अब किसके बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स तो बहुत सारी हैं, है ना, तो एक शब्द में बताइए ना किसके बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो एक शब्द में सुनिए किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। किसके बारे में? जिसको मैं मटेरियल बोलते रहता हूँ, है ना। तो केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ाई होती है? मैटर या मटेरियल के बारे में। वो मटेरियल किससे बना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, कोई भी मैटर, जैसे ये जो आपको दिखता है, जिसको आपके पास 5 सेंस ऑर्गन है, 5, है ना, टच करके आप महसूस कर लेते हो गर्म है कि ठंडा है, स्किन है आपके पास, ये सेंस ऑर्गन है ना। आँख से देखते हो, लाल है, काला है, पीला है, नीला है, गुलाबी है, क्या है, सेंस कर रहे हो ना, दुनिया की रंग बिरंगी दुनिया के नज़ारे देख रहे हो आप, तो आप सेंस कर रहे हो आँख से, आँख सेंसर है आपका। कान से सुनते हो ये साउंड बहुत लाउड है, डीजे बजता है जब, है ना, जब कोई धीरे से आपको हेलो बोलता है तो आप बोलते हो बहुत धीरे बोल रहे हो, तो ये साउंड तेज है, ये साउंड बहुत लो है, साउंड का पिच आप महसूस करते हो किससे? कौन है ऑर्गन सेंस का? कान। कोई चीज़ आप खाते हो, बोलते हो बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत कड़वा है, बहुत मीठा है, बहुत खट्टा है, किसने बताया आपको? आपकी ज़ुबान, टेस्ट। तो सेंस ऑर्गन कौन है आपका? ये टंग। समझ आया? और कुछ है क्या? एक आपका स्किन हो गया, एक आपका नोज भी है ना, स्मेल आप ले सकते हो कि बदबूदार खुशबू है कि खुशबूदार खुशबू है, कैसी स्मेल है। तो ये सब आपके 4-5 सेंस ऑर्गन आपको ईश्वर ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, है ना। इन सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके, किसी भी सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके अगर आप किसी चीज़ को फील कर ले रहे हो, सेंस कर ले रहे हो, है ना, तो वो है मटेरियल, मैटर। क्या है वो? उसी को क्या बोलेंगे? मैटर। मैटर समझ आ रहा है किसको बोलना? सिर्फ इसको, जिसको मैंने हाथ में ले रखा है यही मैटर नहीं है, जो मुझे दिख रहा है वही बस मैटर नहीं है, जिसको मैं सुन सकता हूँ वही बस मैटर नहीं है, जिसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ वही बस मैटर नहीं है, जिसको मैं स्मेल कर सकता हूँ वही बस मैटर नहीं है। समझ रहे हैं? 5 सेंस ऑर्गन के यूज से किसी भी एक ऑर्गन का यूज करिए और आप सेंस कर लीजिए किसी चीज को। समझ रहे हैं? वो सब क्या है? मैटर है। आया समझ में? तो हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। वो मैटर किससे बना हुआ है? अगर मैं ये सपोज ये मैटर है ना, मटेरियल, मटेरियल का तो आप डेफिनेशन ये पढ़ के आ रहे हो ना, विच कैरी स्पेस, विच हैव सर्टेन मास, फलाना ढेकाना, उसको मैटर बोलते हैं, है ना भैया। जिसके पास कुछ मास हो, जो कुछ जगह घेरता हो हमारी इस दुनिया में, उसको मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम और किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, कि जिसको सेंस किया जा सकता है किसी भी सेंस ऑर्गन की हेल्प से, वो मैटर है। इसको सेंस कर सकता हूँ ना, छू के महसूस कर सकता हूँ, इसकी लेंथ, है ना, कर सकता हूँ कि नहीं, देख के महसूस कर सकता हूँ, सफ़ेद कलर का है, मटेरियल है। तो देखिए, कोई भी मटेरियल अगर मैं इसको तोड़ूँ, तोड़ते 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 जब सबसे छोटा पार्टिकल आएगा,
एटम मॉलिक्यूल, है ना, वही ना है सबसे छोटे पार्टिकल। वो अलग बात है कि फिर मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स में हमको ये भी पता चल गया है कि एटम से भी छोटे टुकड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके अलावा भी एक दो भाई बंधु और होते हैं उसके, उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं किसी मटेरियल को तोड़ूं तो वो टूटते टूटते कहाँ तक पहुँचेगा? अपने एटम तक पहुँचेगा। सबसे छोटा पार्टिकल एटम। आप एटम तक अभी इमेजिन कीजिए, उसके अंदर नहीं घुसिएगा। उसके अंदर हम लोग फिर फिजिक्स में घुसेंगे या केमिस्ट्री में आगे चैप्टर्स आएंगे, वहाँ चलेंगे, सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे छोटा पार्टिकल किसको मानना है? डाल्टन साहब की तरह, जैसे डाल्टन साहब बोल गए हैं। कौन सा होता है सबसे छोटा पार्टिकल? एटम। ठीक है, डाल्टन थ्योरी पढ़े होंगे आप ना, वो अभी इस साल फिर आएगी इसी चैप्टर में, पहले चैप्टर में, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या? एटम। तो अगर मैं इसको तोड़ूं, तोड़ते 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 जब सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा, अब आगे उसको नहीं तोड़ सकता मैं, उसको तोड़ने के लिए एक दूसरा हथौड़ा चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो सबसे छोटा पार्टिकल मैं कहाँ तक पहुँचा? तोड़ के एटम तक पहुँचा। ठीक है, या मॉलिक्यूल तक पहुँचा। एटम, एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। दो एटम मिला दीजिए तो मॉलिक्यूल बन गया वो। एक मॉलिक्यूल को तोड़ दीजिए, दो ठो एटम बन गए। बात समझ रहे हैं? जब दो एटम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को तोड़ दीजिए तो दो ठो एटम बन जाएंगे। समझे बात? समझे ना? तो ये जब इसको तोड़ के इसके सबसे छोटे पार्टिकल तक पहुंच जाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं? ये नाम मैं बार बार यूज करूंगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूट करना, बनाना, यानी ये वाला मटेरियल जिससे बना है, जिससे कंस्टिट्यूट हुआ है, उस पार्टिकल तक पहुंचना, उसको क्या बोलते हैं? उस पार्टिकल को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी एटम और मॉलिक्यूल, ये अपने एटम से बना होगा, अपने मॉलिक्यूल से बना होगा, तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हुए? एटम और इसके एटम और मॉलिक्यूल। ये चौक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है ना चौक। चूना है ना, चूने का पत्थर, ये चूने से तो बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो किससे बना है? कैल्शियम से। और कार्बोनेट में क्या क्या आता है? कार्बन और ऑक्सीजन, CO3, CaCO3, यही है ना कैल्शियम कार्बोनेट। ये अलग चीज़ है कि इसका केमिकल फार्मूला कुछ और होता है, इसको डिज़ाइन करके बनाते हैं, रिएक्शन करवा के बनाते हैं, वो अलग बात। नहीं तो हाथ पाँव जल जाएँ चूने से, है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? एटम है ना, कैल्शियम का एटम है, कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। समझ आ रहा है? तो ये क्या है इसके? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कैल्शियम का एटम, कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, इनको मैं क्या बोलूंगा? इसका बोलो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो किसी मटेरियल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं? समझ आया? जिससे वो बना होता है, सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक बात। तो मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो आंसर है मैटर के बारे में। और वो मैटर जिससे बना है, किससे बनता है? कोई भी मैटर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। कुछ समझ भी रहे हो कि नहीं? बोलो ना, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? ऊपर से जाने लग गया, देर हो गई। तो कोई भी मैटर किससे बनता है? अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। तो केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर और वो जिससे बना है, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए? उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ गए? जैसे इसके जो एटम होंगे जिससे ये बना है, वो उसको मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल रहा हूँ, तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, उसके पास कौन कौन से गुण होंगे, ये पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम। दूसरी चीज, वो जो पार्टिकल है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, समझ रहे हैं, वो दिखता कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर आएगा हमारा। समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें तो मैंने 2-3 एटम आपको गिना दिया, कैल्शियम भी गिना दिया, कार्बन भी गिना दिया, ऑक्सीजन भी गिना दिया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये सब आपस में मिले होंगे और मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए होंगे, और करोड़ों तरह के मॉलिक्यूल ऐसे मिले होंगे, तो अब ये हमको दिख रहा है अभी ऐसे, ये बना होगा। समझ आया? तो वो क्यों मिल जाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? समझ रहे हो क्या क्या पढ़ना है? जो जो पढ़ना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इस मटेरियल के बारे में, ये जिससे बना है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पास कौन कौन से गुण होते हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। समझे? वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी वो एटम और मॉलिक्यूल कैसा दिखता होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। समझे बात कि नहीं समझे? बोलिए। अगर मैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को गर्म कर दूं, हीट दे दूं, तो फिर क्या असर होगा, क्या इफेक्ट आएगा? क्या उनका डिजाइन बदल जाएगा? क्या उनका शेप बदल जाएगा? कोई तो बदलाव आएगा ना उनके अंदर, अगर मैं गर्म कर दूं तो।
गर्म करना, हीट देना। हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी का एक रूप है ना हीट। तो अगर एनर्जी के बहुत तरह के रूप हो सकते हैं, बहुत तरह के फॉर्मेट है एनर्जी के, उसमें से हीट भी एक फॉर्मेट है। अगर मैं किसी मटेरियल में हीट दे दूं, यानी उसको गर्म कर दूं, हीट दे दिया, तो जब हीट दूंगा तो हीट कहाँ पहुंचेगा? जिससे ये बना उस तक पहुंच जाएगा हीट। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तक हीट पहुंच गया, तो जब हीट उसको मिलेगी, एनर्जी मिलेगा उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, एटम को, मॉलिक्यूल को, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसको हीट मिलेगी, तो वो कैसे बिहेव करेगा? क्या उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा? क्या उसका डिज़ाइन बदल जाएगा? ये 2-3 एटम अलग अलग, 2-3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आपस में मिले थे बॉन्ड बना के, तब ना रिएक्शन हुआ, तब ना ये बना। तो जब हम हीट देंगे तो क्या उनकी बॉन्डिंग बरकरार रहेगी या टूट जाएगी दोस्ती, अलग अलग हो जाएंगे? समझ रहे हो? तो क्या होता है जब एनर्जी हम किसी मटेरियल को देते हैं, बाहर से एनर्जी दिए तो उसके डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। या इससे अगर मैं एनर्जी निकाल लूँ, बात समझना, ये कोई मटेरियल है, एनर्जी दे सकता है, अगर मैं इससे एनर्जी निकाल लूँ लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसी दूसरे फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, अगर मैं इससे एनर्जी निकाल लूँ, तब इसके स्ट्रक्चर का क्या होगा, इसके डिज़ाइन का क्या होगा, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या होगा, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका क्या होगा? ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? समझे ना? फिर ऐसे कौन कौन से लॉ हैं जिसकी वजह से कोई दो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसी पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, 5-6 तरह के लॉ हैं, ठीक है ना? तो ऐसे कौन कौन से लॉ हैं और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी चीज़ आपस में कंबाइन हो करके एक तीसरी चीज़ बनाती है? ठीक है जी? ठीक है कि नहीं? आ रहा है समझ? क्या क्या पढ़ना है, किसके किसके बारे में पढ़ना है? ठीक है। एनर्जी का यूज़ कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। एनर्जी की वजह से कौन कौन से बदलाव आते हैं मटेरियल के अंदर, समझ आया? एनर्जी किसी भी फॉर्मेट में आप एनर्जी दीजिए या निकालिए तो इसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे इस मटेरियल में। हर मटेरियल की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो पढ़ते ही हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे यहाँ? केमिकल, कि एक मटेरियल केमिकली कैसे बिहेव करता है, ये हम पढ़ेंगे। समझ आया? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, कि किसी मटेरियल को बनाया कैसे जाता है, उसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं उसको इजी लैंग्वेज में। समझ आ रहा है? जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बनाना है तो कैसे बनेगा ये? क्या सिर्फ एक ही ठो मेथड होता है H2SO4 बनाने का, या एक से ज़्यादा तरीके हैं H2SO4 बनाने के? तो आंसर है एक से ज़्यादा तरीके हैं। समझ आया? हम लैब में भी H2SO4 बना लेते हैं, स्कूल की लैब में, समझे? केमिस्ट्री की लैब तो बहुत बड़ी होती है, वहाँ तो बनता ही है। इंडस्ट्री में भी हम बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाने का तरीका अलग होता है, लैब में बनाने का तरीका अलग होता है। अगर मैं घर में बनाऊँ तो तरीका अलग होगा। समझ रहे हैं? तो आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम, H2SO4 बनाने के 8-10 तरीके मैं आपको बता दूंगा, इतने तरीके से बना सकते हैं। तो क्या क्या मेथड होते हैं किसी एक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के, समझ आया? फिर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कंपाउंड जब किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो और कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे और क्यों बनेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कंपाउंड बना है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीज़ के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो पहला सिंथेसाइजेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, फिर उसके केमिकल रिएक्शंस अलग अलग कंपाउंड के साथ, और उसके इस्तेमाल, यूज़ उसका कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है? तो बहुत हो गया लेक्चर, थोड़ा सा लिख भी लें इसको। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है हमारी साइंस की, इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with study of matter। ठीक है? समझ रहे? इतना लंबा इसे ही लिख दिया मैंने टाइम पास के लिए। अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? स्टडी ऑफ, यहां से शुरू कर सकते हो, स्टडी ऑफ मैटर। और क्या पढ़ते हैं मैटर के अलावा? वो जिससे बना है उसके और उसके प्रॉपर्टी के बारे में, यानी
प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये शब्द याद रखिएगा, कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसी से बनते हैं ना हर चीज, समझ आया? सो इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इट्स स्ट्रक्चर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्ट्रक्चर यानी एटम और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर, and effect of energy on it, और किसी भी एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर, कॉल्ड केमिस्ट्री। तो उस ब्रांच को जिसमें ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। नोट करो इसको। हो गया? पक्का? इसके बाद देखो केमिस्ट्री की भी हमने ब्रांचिंग कर रखी है। केमिस्ट्री भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत बड़ा साइंस का एक टुकड़ा है, नॉलेज है, नॉलेज की एक ब्रांच है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसकी भी ब्रांचेस की है। तो केमिस्ट्री के कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? केमिस्ट्री कुछ तो मैं आपको ट्रेडिशनल ब्रांच बताता हूं और कुछ आपको मॉडर्न ब्रांच बताता हूं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रांच देखो इसके कौन कौन से हैं। पहला ब्रांच इसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चौथा ब्रांच जो आपको नहीं पढ़ना है अभी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। समझे कि नहीं समझे? समझे? ये जो बुक आपके पास है केमिस्ट्री की आपके हाथ में, NCERT, ठीक है, NCERT की बुक हो, है ना, NCERT है ना ये, टेक्स्ट बुक, कवर लगा हुआ है मेरे पास। चाहे आपके हाथ में NCERT की किताब हो, ठीक है, या आपके हाथ में कोई रेफरेंस हो, जैसे ये मेरे पास एक रेफरेंस है, रेफरेंस तो ढेरों है मेरे पास, ये प्रदीप पब्लिकेशन की, है ना, तो ये भी एक पार्ट है ना, ऐसे दूसरे पार्ट भी हैं। तो रेफरेंस हो या आपके पास टेक्स्ट बुक हो, कुछ भी, ठीक है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके हाथ में कोई भी किताब हो केमिस्ट्री की, उसको हम 3 टुकड़े में पढ़ते हैं 11th और 12th में, 3 टुकड़े में शुरू किए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एनालिटिकल केमिस्ट्री के थोड़े से पोर्शन आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन ये आगे जब हायर स्टडीज़ के लिए आप आगे जाते हैं हायर लेवल में, वहाँ पर फिर ये यूज़ होता है और इसकी इम्पोर्टेंस उधर ही है, यहाँ नहीं है अभी, तो इसको आप डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है। तो हम अभी केमिस्ट्री को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक, 11th में भी 12th में भी, समझे। अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें कैलकुलेशंस भी आएंगे, है ना, समझ रहे। फिजिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? जिसमें आप कैलकुलेशंस करते हो किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का। समझ गए कि नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 10 ग्राम नाइट्रोजन का या 10 ग्राम सोडियम का रिएक्शन 50 ग्राम क्लोरीन के साथ कराऊं, समझ रहे, तो क्या बनेगा, कितने ग्राम NaCl बनेंगे, कैसे कैसे रिएक्शन होगा, समझ आ रहा है। या कोई भी 2 कंपाउंड, नाम मैं नहीं लेता, चलो,
आगे हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें कवर होंगी। एक कंपाउंड मैंने लिया 10 ग्राम, दूसरा कंपाउंड मैंने लिया 20 ग्राम। ग्राम तो हम जान रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट, दोनों तौल के लिए ना, दोनों कंपाउंड को। पहला कंपाउंड 10 ग्राम लिया, दूसरा कंपाउंड 20 ग्राम लिया। तो जब 10 ग्राम का ये कंपाउंड 20 ग्राम के इस कंपाउंड से कंबाइन होगा, रिएक्शन करेगा, तो जो चीज़ बनेगी वो कितने ग्राम बनेगी। आया समझ में, आया कि नहीं। ये हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट, नाप तौल। समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस विभाग में आ गई, फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हम फिजिकली हर एक चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। तो ऐसी ब्रांचिंग जिसमें आप मेजरमेंट करते हो, फिजिक्स की तरह कैलकुलेशन करते हो, न्यूमेरिकल बनाते हो, वो कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग में जितने चैप्टर आएंगे वो सब क्या रहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, 11th में भी 12th में भी। समझे जी कि नहीं समझे, समझ गए। 12th में आप पढ़ोगे पहला सॉलिड स्टेट, फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि मेजरमेंट करना है आपको हर चीज़ का। दूसरा पढ़ोगे सॉल्यूशन, उसमें भी मेजरमेंट करना है कि सॉल्यूशन समझ रहे हैं। अभी आएगा इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का, उस पर हम बात करेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स सॉलिड स्टेट के, सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक्स के, क्लास 12th के, समझे। ये सब के सब क्या है, 3-4 चैप्टर स्टार्टिंग के। हाँ जी, फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को आपको नापना है, मेज़र करना है कि ये इतना लिया, ये इतना लिया, तो ये कंबाइन होकर कितना बनेगा। ये कितना बनेगा वाला सवाल जैसे ही आया, क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगा, मतलब आपसे क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो वो कौन सी केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना। दूसरा ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलिमेंट कंपाउंड आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, कौन सा कंपाउंड बनेगा। समझ गए। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन मिल करके कौन सा कंपाउंड बनाएंगे। समझ आई बात। एक कंपाउंड का रिएक्शन दूसरे कंपाउंड्स के हमने करवाया, तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे रिएक्शन होने के बाद। केमिकल रिएक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। वो सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। यानी आप इसमें एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, उनके रिएक्शंस पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब जो पी ब्लॉक पढ़ोगे, डी ब्लॉक पढ़ोगे, एफ ब्लॉक पढ़ोगे, वो सब किस में आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। आ रही बात समझ। आगे चल के आप उसमें 12th क्लास में आप फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट करोगे। उसमें भी आप फिर पी ब्लॉक पढ़ोगे। यहाँ तो आपको 11th में एस ब्लॉक भी पढ़ना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 11th में पढ़ेंगे, और फिर पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स आप 12th में पढ़ोगे, और डी एंड एफ ब्लॉक भी आप 12th में पढ़ोगे। समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में पढ़ोगे, वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टुकड़े हैं। ठीक है जी, समझ गए। तो इनऑर्गेनिक समझ में आया, जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड, उनका रिएक्शन, और उससे कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1-2 पार्ट आप 10th में पढ़ के आ रहे हो। जैसे कार्बन का एक चैप्टर पढ़ें, कार्बन था ना चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th में। तो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स, इनसे मिल करके जितनी चीज़ें बनती हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। हाइड्रोकार्बन सुने हैं ना, सुने हैं कि नहीं, बोलिए। और ये वो चीज़ है जिससे हम घिरे हुए हैं। हर साल 75,000 से ज़्यादा नए कंपाउंड खोजे जाते हैं कार्बन से बनने वाले, सिर्फ कार्बन से बनने वाले। कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो के नया कंपाउंड बनाता है, नई चीज़ें बनती हैं। और हर साल कितने खोजे जाते हैं नए 75,000 से ज़्यादा कंपाउंड कार्बन से बने हुए। वो सब किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ का नाप जोक करते हैं उसमें, लेकिन उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। ये हुआ। तो समझ में आया मेन ब्रांचिंग हमने केमिस्ट्री की कैसी की है। मेन 3 टुकड़े में केमिस्ट्री को हमने बांटा है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमको 11th-12th में बांट के पढ़ना है। इसके अलावा भी ढेरों ब्रांचेस हैं। जैसे एक ब्रांच होती है तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री, नाम सुना आपने, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का नॉलेज मिक्स होकर के पढ़ते हैं। ये भी इतना एडवांस हो गया कि इसकी ब्रांचिंग हमको बनानी पड़ी। ये मॉडर्न, आपको मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, मॉडर्न ब्रांचेस आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो जी, जिसमें बायो और केमिस्ट्री साथ साथ चलते हैं। तो इस ब्रांच का नाम हमने क्या रख दिया, बायोकेमिस्ट्री रख दिया, समझे। इसी तरह से और भी ब्रांचेस हैं, जैसे एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री अगर साथ साथ चलें, चाहिए ना एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री, वो पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड्स जो डालते हैं खेत में, यूरिया खाद,
वो सब किससे बनता है? केमिकल रिएक्शन से बनता है। तो एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। उस ब्रांच का नाम क्या रखे? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरह से मेडिसिन की दुनिया में, मेडिसिन तो पूरी भरी पड़ी है केमिस्ट्री से, उसको बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? ये सब दवाइयाँ जो बनाती हैं कंपनियाँ। मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग हो गई, वो कैसे बनेगा, क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या कंपोजिशन रहेगा, दैट इज मेडिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं उसको फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। आप लोग फार्मेसी के कोर्स करते हो बायोलॉजी के साथ आगे 12th के बाद, है ना, डी फार्मा, बी फार्मा, ठीक है, वो सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। न्यूक्लियर की चीज़ों को हमने केमिस्ट्री के साथ कंबाइन किया, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में जो केमिकल कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज। उसका भी बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत बड़ा नॉलेज है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ठीक है, समझ रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, आपके 4 तो यहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमने बना रखी हैं। जियो केमिस्ट्री, अर्थ, जियो यानी अर्थ ना, ये जियो, जियो केमिस्ट्री हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। ये सब मॉडर्न ब्रांचेस हैं और इसका हिसाब किताब अभी हम कवर नहीं कर सकते। एक एक फील्ड पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत टाइम चाहिए हमको बात करने के लिए, समझ गए बात? तो ये कुछ मॉडर्न ब्रांचेस के नाम हैं, ठीक है जी। तो ये भी आप जानकारी में रखें अपने, नोट करके साइड में कहीं पर। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं 5-10 मिनट कि अलग अलग फील्ड में केमिस्ट्री कैसे कैसे यूज़फुल है, कहाँ कहाँ पर हम केमिस्ट्री को किस रूप में यूज़ कर रहे हैं। व्हाट आर द स्कोप एंड यूजेस ऑफ केमिस्ट्रीज इन डिफरेंट फील्ड्स। समझ आया? तो इसको आप नोट करें, मैं वो आपको यहाँ नोट कर देता हूँ, फिर हम एक एक पर बात करते हैं। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। अलग अलग फील्ड में कहाँ कहाँ किस किस रूप में केमिस्ट्री का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहले फूड मटेरियल को ही देख लो, खाने पीने की चीज़ों को। आप लोग जो चिप्स खाते हो उसमें आधा तो हवा भरा रहता है, देखियो कौन सी हवा होती है वो, और वो बनता 5 महीने पहले है और आप लोग 8 महीने बाद खाते हो, है ना, देखते हो ना, साल भर का डेट रहता है और ज़्यादा का रहता होगा, वो ख़राब नहीं होता। क्यों? उसमें नाइट्रोजन गैस रहती है, ऑक्सीजन निकल जाता है। इतने प्रेशर से नाइट्रोजन गैस डालते हैं कि ऑक्सीजन वहाँ से हट जाता है, नाइट्रोजन गैस भर जाती, पैक हो जाता है, वो सेफ रहता है, प्रिजर्व हो गया, सुरक्षित हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज़, खेती बाड़ी में हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, खाद, यूरिया, डीपी, समझ गए? तो किससे बनता है सब? वो केमिकल चीज़ है। फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल ही है ना, यूरिया, फर्टिलाइज़र सारी केमिकल चीज़ें हैं। तो ये हम खेत में यूज़ करते हैं खाने पीने की चीज़ों को कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखने के लिए। फिर प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड मटेरियल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया नाइट्रोजन गैस का, है ना, समझ लो। जो पैक फूड आते हैं, बंद रहते हैं डब्बे में, उसमें नाइट्रोजन गैस ज़रूर डालते हैं। ऑक्सीजन रहेगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, समझ रहे हो, रिएक्शन करके वो खाने को ख़राब कर देगा, एसिडिक हो जाएगा और जहरीला हो जाएगा। समझे बात कि नहीं समझे? आपके घर में बना हुआ खाना कितनी देर तक टिका रहता है? आज बनाते हो, परसों खाते हो क्या? क्यों? खराब हो जाता है। लेकिन पैक खाना जो रहता है वो तो महीने महीने चल जाता है, ख़राब नहीं होता। जैसे आप देखते होंगे वो KFC का चिकन आता है, देखते हो टीवी में ऐड KFC का। आप लोग खाते हो नहीं खाते चिकन? नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। ओके, वो चिकन बहुत पुराना पैक रहता है लेकिन वो ख़राब नहीं होता। ऐसे ही फूड मटेरियल्स भी पैक जो आते हैं वो ख़राब नहीं होते। जैसे मार्केट में दूध मिलता है अमूल का, देखें वो बहुत पुराना रहता है लेकिन वो ख़राब नहीं होता। क्यों? समझ रहे हैं? तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन एक एग्जाम्पल है, ठीक बात। टेस्ट ऑफ अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? मिलावट को।
तो हम केमिकल रिएक्शन करवा के ये पता लगा सकते हैं कि इस खाने की चीज़ में कौन सी चीज़ मिक्स की गई है, मिलावट क्या किया गया है। जैसे मार्केट में प्योर ऑयल नहीं आता, आप सरसों का तेल खरीदने जाते हैं 200 रुपये लीटर हो गया आज के डेट में, है ना, 150 से 200 के बीच में वेरी करते रहता है, लेकिन वो प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स जरूर रहता है। पाम ऑयल मिला देते हैं, बांस का तेल सस्ता पड़ता है, समझ गए, पाम ऑयल, और उसमें और बांस के तेल और ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, तो थोड़ा सा उनको बनाने में सस्ता पड़ता है, लेकिन आप बेवकूफ़ बनते हो, हम बेवकूफ़ बनते हैं, लेके खाते हैं उसी को, और बीमारियां पैदा होती हैं इसीलिए, समझ गए। तो किस चीज़ में कौन सी चीज़ मिलावट की गई है उसको पता करने के लिए केमिकल रिएक्शंस करवा करके हम पता करा लेते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, कलर से, कभी स्मेल से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से पता चल जाता है। तो अडल्ट्रेशन यानी मिलावट के टेस्ट के लिए भी हम लोग केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। मेडिसिन तो पूरी केमिस्ट्री से भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल नोट किए हैं। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स, जान बचाने वाली दवाइयाँ, हार्ट अटैक हो, पैरालिसिस हो गया हो, कैंसर हो गया हो, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी के लिए दवाई आज के डेट में उपलब्ध है। जैसे बहुत फेमस दवाई है कैंसर के लिए, देखिए आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ये कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं। हालांकि कैंसर बहुत टाइप का होता है और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन के थ्रू भी की जाती है, एक्सरेस के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। कैंसर के जो कीड़े होते हैं उसको रेडिएशन डाल के जलाया जाता है, लाइट से, रेडिएशन से, ठीक है। और उसके अलावा ये मेडिसिन हैं सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, ये नाम आपको याद रखने हैं। कैंसर्स के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, ठीक है। ये एड्स के लिए एक दवाई है, हालांकि एड्स लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी ये दवाई है एजिडोथाइमिडाइन, ठीक है, AZT शॉर्टकट है, और पढ़ेंगे क्या, एजोइडोथाइमिडाइन, एजिडोथाइमिडाइन पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद प्रोफिलैक्टिक्स मेडिसिन्स। प्रोफिलैक्टिक्स का क्या मतलब होता है, जो आपको कठिन शब्द लगते हैं मैं उसका मीनिंग हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में भी लिख लिया करो साइड में। जैसे प्रोफिलैक्टिक्स, ये कौन सी दवाइयाँ होती हैं, तो ये है रोग निरोधक दवाइयाँ, बीमारियों से बचाने वाली दवाइयाँ, रोग निरोध, समझ आ रहा है, रोग निरोधक दवाइयाँ, बीमारी से बचाने वाली दवाइयाँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आजकल कोरोना का टीका है, वैक्सीन, और पुराने वैक्सीन्स जो हैं पोलियो के वैक्सीन, समझ रहे हैं ना। वैक्सीन क्या होता है मालूम है, कैसे काम करता है वैक्सीन, कैसे काम करता है, वैक्सीन है क्या, हाँ ये मज़ेदार चीज़ है, ये आपके सीखने लायक चीज़ है। वैक्सीन क्या होता है, जब किसी चीज़ की, किसी बीमारी की कोई दवाई नहीं बनती, ध्यान से समझना मेरी बात, एक ऐसी बीमारी जिसकी दवाई नहीं मिली, दवाई है ही नहीं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, टीका, जिसको वैक्सीन बोलते हैं, लेकिन वो दवाई नहीं है, वो क्या है। जैसे अभी लेटेस्ट कोरोना वायरस चल रहा है, इसको समझिए बहुत ध्यान से, वैक्सीन कैसे काम करता है। कोरोना वायरस चल रहा है, अब कोरोना का दवाई तो मिला नहीं है कि ये दवाई खाने से कोविड पेशेंट ठीक हो जाए, कोई दवाई नहीं है, ठीक बात। तो क्या करते हैं, वैक्सीन कैसे बनाते हैं कि कोविड के जो वायरस हैं उसमें से सबसे कमज़ोर वायरस, डेड किए हुए वायरस, मरे हुए वायरस, सबसे कमज़ोर, ध्यान से समझना, वायरस पकड़े, और कैसे वायरस, सबसे कमज़ोर, सबसे वीक, ठीक है, मरे हुए वायरस कोविड के, उसको इंजेक्शन बना के आपकी बॉडी में डाल दिए, ये है टीका। क्या जा रहा है बॉडी में, बोलो, कोविड का कौन सा वायरस, सबसे कमज़ोर, सबसे निचले दर्जे का, इवन डेड वायरस, ठीक है, उसको कहाँ डाल दिए, इंजेक्शन से आपकी बॉडी के अंदर। अब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं, है ना, और ये आपके अंदर वो इम्यूनिटी पैदा करते हैं कि आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, ठीक हो जाते हैं, है ना, एक जज्बा पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, दिमाग में, ये सब दिमाग का खेल है, समझ रहे हैं। तो एंटीबॉडीज़ होती हैं अंदर जो बीमारियों से लड़ती हैं, कोई भी वायरस आया, बैक्टीरिया आया, फंगस आया, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो लड़ाई करते हैं, उसको हरा देते हैं। तो जब हम बॉडी के अंदर मरे हुए या सबसे वीक कोविड के वायरस डालते हैं
तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उससे लड़ेंगी, क्योंकि वो तो वायरस है और वो वैसे ही इतना वीक होता है कि वो कुछ कर नहीं पाता और एंटीबॉडीज़ उसको हरा देती हैं। तो हमारा दिमाग ये समझता है कि ये तो हार गया है ना, तो मतलब इसके भाई बंधु भी जब आएंगे तो मैं इसको हरा दूंगा। समझ आ रही बात? सबसे कमज़ोर वायरस को एंटीबॉडी ने हरा दिया, ख़त्म कर दिया। तो दिमाग के पास क्या मैसेज जाता है कि इसी से रिलेटेड इसके भाई बंधु जब आएंगे, तगड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत वायरस आएगा, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा, हरा दूंगा। तो ये मानसिकता दिमाग में पैदा हो जाती है और इस तरह से एंटीबॉडी काम करती है। और जो लगा आपको वीक वायरस का टीका, वो वैक्सीन है। समझ गया कैसे काम करता है? इसी तरह से पोलियो का वैक्सीन काम करता है। पोलियो के सबसे डेड और मरे हुए वायरस डाल देते हैं, एंटीबॉडीज उसको हरा देती है। तो बॉडी तो ये समझ रही है ना कि मैं ये वायरस से जीत जाऊंगी, इसको मैं हरा दूंगी, तो इससे मजबूत वायरस भी आएगा उसी का संबंधित, तो उसको भी वो हरा देगी। इस तरह से बॉडी सेफ रहती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसी तरह से ये क्या है, रोग से बचाने वाली जितने भी वैक्सीन्स हैं, जितने भी मेडिसिन्स हैं मार्केट में आती हैं, ये सब के सब इसी में आ गई, प्रोफिलैक्टिक्स में। ठीक है, रोग से बचाने वाली बीमारियां। यहाँ देखिए एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो दर्द से छुटकारा देती हैं, दर्द निवारण दवाइयाँ, दर्द निवारण दवाइयाँ क्या बोलते हैं उसको, एनाल्जेसिस। जैसे एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन सुने हैं आप? डिस्पिरिन तो सुने होंगे, सर दर्द होता है डिस्पिरिन डालो पानी में, घुल गया, पी लिए, तुरंत सर दर्द ठीक हो गया। दर्द से जो छुटकारा देती हैं उन दवाइयों को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिस। ऐसे बहुत सारे पेन किलर आते हैं, ट्यूब आते हैं, मलहम आते हैं, क्रीम, गोलियां आती हैं। दर्द बुखार हो तो मैं तो नाइस खा लेता हूँ, मैं तो ज़्यादा मेडिसिन के बारे में जानता नहीं हूँ। नाइस, NICE, नाइस, हरे पत्ते में आती है, देखें, सस्ती दवाई है एकदम, एक तो खा लो ठीक, दर्द बुखार दोनों। ठीक है, तो वो भी पेन किलर है। ओके, एनेस्थेटिक किसको बोलते हैं, ये कौन से ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ एनेस्थेटिक? तो आंसर है ये जो दिमाग की चेतना को ख़त्म कर दे, बेहोश करने वाली दवाइयाँ, चेतना विलुप्त करने वाली दवाइयाँ। समझ रहे हैं? जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे तो आप क्या होंगे, आपको होश ही नहीं रहेगा, आप बेहोश हो जाओगे। ईथर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारी चीज़ें एज ए एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा डिमांड है मेडिकल डिपार्टमेंट में। कैसे, पूछो कैसे? अगर एनेस्थीसिया ना हो तो कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। डॉक्टर आपकी बॉडी को चीर फाड़ देता है, आपको पता चलता है क्या? नहीं चलता, क्योंकि वो ऑपरेशन से पहले एक इंजेक्शन लगाता है एनेस्थीसिया का, एनेस्थेटिक, जो शून्य कर देता है, शून्य करने वाली, चेतना शून्य करने वाली दवाइयाँ एनेस्थेटिक कहलाती हैं। एनेस्थेटिक आ रहा समझ? जितनी भी महिलाएं डिलीवरी करवाती हैं ऑपरेशन से, सीजर जिनका होता है, बच्चे पैदा जब होते हैं ऑपरेशन से, तो डॉक्टर उनका पेट काटते हैं। अब किसी का आप हाथ पैर और पेट काटोगे तो उसको एहसास नहीं होगा क्या? उस समय तो नहीं होता ना, पता ही नहीं चलता कब ऑपरेशन हो गया, बच्चा कब निकल गया पेट से, पता ही नहीं चलता। क्यों? एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो वो इलाका क्या हो जाता है, शून्य। समझे? आपको अगर दांत में तकलीफ हो, दांत में, मसूड़ों में, और दांत निकालना हो, तो मजाल है आप दांत में ऐसे बाहर से उंगली रख लो, इतना दर्द होता है दांत में कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं टच करवा सकते। लेकिन डॉक्टर तो अपने मशीन डाल के, औजार डाल के दांत तोड़ के निकाल लेता है। उस समय आप कुछ भी चूं चां नहीं करते। क्यों? वो पहले इंजेक्शन लगाता है एनेस्थीसिया का, तो ये इलाका पूरा आपका शून्य हो जाता है। यानी इसको काटो पीटो कुछ भी करो, आपको पता नहीं चलेगा। जब उसका असर खत्म हो जाएगा दवाई का, तब आपको दर्द होना शुरू होगा। समझ आ रहा है? तो इससे चेतना जो है वो शून्य हो जाती है, दिमाग का और उस बॉडी पार्ट का कनेक्शन खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है? जहाँ ये लग गया, उस बॉडी हित के पार्ट का हिस्सा जो है और दिमाग का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। दिमाग उसको इमेजिन ही नहीं कर सकता, उसको महसूस ही नहीं कर सकता। अब उसको काटो पीटो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, इसके बिना कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं? क्लोरोफॉर्म, ईथर, कोकीन। कोकीन सुने हैं ना? ड्रग्स के तौर पर आजकल के बच्चे पीते हैं, इसको सूंघते हैं। ठीक है, सूंघते हैं ना। ये एनेस्थेटिक हो गया। एंटीसेप्टिक तो जानते हैं आप, एंटीसेप्टिक किसको बोलते हैं? एंटीसेप्टिक कीटाणु मारने वाली दवाइयाँ। चोट लग गया आपको, खून निकल आया, सड़न से बचाने वाली दवाइयाँ, इसको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक को सड़न से बचाने वाली दवाइयाँ। समझ आया? जैसे ये
क्लोरोमाइन हो गया, मर्क्यूरोक्रोम हो गया, आयोडीन हो गया, और आपकी लैंग्वेज में बता देते हैं बोरोप्लस हो गया, सॉरी बोरोप्लस नहीं, बोरोलीन, है ना, एंटीसेप्टिक है कि नहीं। और आपके घर में एक सबसे महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक दवाई रखी होती है जो आप खाने में इस्तेमाल करते हो, हल्दी, समझे, सबसे ज़्यादा एंटीसेप्टिक होती है हल्दी। इवन जितनी दवाइयाँ बनती हैं उसमें हल्दी का यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पे। आपको चोट लग जाए, कट फट जाए, हल्दी लगा लीजिए तो वो सड़ेगा नहीं, बॉडी को सड़ने नहीं देगा, एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? वो वीको का एक क्रीम आता है, देखियो, वीको टर्मरिक, वाह, उसका नाम ही टर्मरिक है, हल्दी। हल्दी, टर्मरिक किसको बोलते हैं? हल्दी को। वो एंटीसेप्टिक क्रीम है, उसका प्रचार देखो, देखो प्रचार उसका टीवी में, नहीं कॉस्मेटिक, और ऐसे में भूल गया, वीको टर्मरिक क्रीम, ठीक है, ओके। तो वो एंटीसेप्टिक होता है, समझ गए? एंटीसेप्टिक का मतलब जो दवाइयाँ सड़न होने से रोकती हैं, सड़ने नहीं देती बॉडी पार्ट को, जख्म को। फिर डिसइंफेक्टेंट्स और जर्मिसाइड्स, ये भी जैसे आपको चोट लगा, ब्लडिंग हुई आपकी बॉडी पार्ट से, कहीं कट फट गया, तो उसमें जर्म्स ना पैदा हो जाएं, कीटाणु ना आ जाएं। कीटाणु आएंगे तभी तो सड़न होगा, कीटाणु आएंगे तभी तो एंटीसेप्टिक होगा वहाँ पे। सेप्टिक यानी सड़ना, एंटीसेप्टिक यानी सड़न से बचाना, समझ गए? तो सड़ता कब है? जब वहाँ वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, कीटाणु आएंगे, जर्म्स आएंगे, तभी ना वो बॉडी पार्ट सड़ेगा, समझ गए? तो उसको बचाने के लिए जैसे ही जख्म लगता है, आप देखते हो डॉक्टर सबसे पहले उसको धोता है। किससे धोता है? वो क्या लगाता है? टिंचर, टिंचर से साफ करता है। फिनॉल से भी आप साफ कर सकते हो, फिनॉल से तो वैसे घर भर साफ करते रहते हो दुनिया भर, ठीक है, जर्म्स नहीं आते इससे। अगली चीज़ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो आप पहचानते होंगे ना, अगर आप बीमार हुए, आपको बुखार चढ़ा, तो बुखार की दवाइयों के साथ डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ज़रूर लिखता है, लिखता है। इससे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, समझ गए? एंटीबायोटिक्स, समझे कि नहीं समझे? जैसे पेनिसिलिन हो गया, इसके बारे में कभी गूगल पे पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, मैं कभी और सुनाऊंगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, आपको बताऊंगा मैं। फिर सारी चीज़ें एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन का इंजेक्शन तो शुगर वाले भी लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। जब शुगर दवाई से कंट्रोल नहीं होता तो फिर आखिरी स्टेज है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन उनको लगता है, समझे कि नहीं समझे? जब शुगर दवाई से कंट्रोल नहीं होता तो आखिरी उपचार क्या है उसका? पेनिसिलिन का इंजेक्शन। आप देखते होंगे जो शुगर पेशेंट होंगे वो अपने हाथ ही से लगाते हैं, कहीं पैर में, जांघ में लगाते हैं, कहीं हाथ में लगाते हैं, खुद से खाने से पहले पेनिसिलिन का इंजेक्शन, ठीक है जी, ठीक है, आखिरी स्टेज है। ट्रैंक्विलाइजर्स, ये कौन सी दवाइयाँ हैं? इसको बोलते हैं शांति प्रदान करने वाली दवाइयाँ। क्या बोलते हैं? शांति। जब दिमाग कंझटा जाता है, एकदम अशांत हो जाता है दिमाग बीमारी की वजह से, तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं। बर्बेरेट्स उसका एक एग्जाम्पल है, मेडिसिन है, ठीक है। इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? देखो, रेयन, रेयॉन, रेयॉन क्या चीज़ है? रेयॉन कभी सुने हैं नाम? क्या है? नाइलॉन, नाइलॉन तो सुने होंगे, रस्सी नाइलॉन की, प्लास्टिक की रस्सी नहीं आती मोटी मोटी, येलो कलर की, हर कलर में आती है, उसको नाइलॉन बोलती है। पहचान गए? नाइलॉन। रेयॉन, रेयॉन कपड़ा है, सिल्क टाइप का। आप गूगल पे सर्च करिए, इमेज देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिल्की कपड़ा है, चमकदार कपड़ा रहता है, वो भी केमिकल रिएक्शन से बनता है। इसको हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, जब हम लोग पॉलीमर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। और ऑर्लॉन अभी आएगा जहाँ तक। ऑर्लॉन क्या चीज़ है? ऑर्लॉन नहीं मालूम ना? नहीं सुने हो? शॉल ओढ़ा है कभी? स्वेटर पहना है कभी? शॉल इसी से बनता है, ऑर्लॉन से, समझ आया? अरे ऊन नहीं आते जो, ऊन, ऊन में एक क्वालिटी ऑर्लॉन की होती है, शॉल बनाते हैं जिससे। शॉल तो आप समझ गए होगे ना? हाँ जी, ओके। प्लास्टिक, ये सब पॉलीमर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। बेकेलाइट किसको बोलते हैं? बेकेलाइट नहीं जानते? बेकेलाइट नहीं जानते? पक्का बताओ। ये भी प्लास्टिक की एक कैटेगरी है जो फाइबर की तरह दिखती है। जैसे ये स्विच जो लगे हैं, ये बेकेलाइट के स्विच हैं। बैंगल्स जो आते हैं, चूड़ियाँ लड़कियों के, वो बेकेलाइट के बने होते हैं, जो प्लास्टिक की तरह दिखते हैं। इमेजिन हो रहा है कुछ कुछ?
इनके आप इमेजेस देखिए गूगल पे जाके, आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा और ये याद रह जाएगा। ओके, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किसको बोलते हैं? टेफ्लॉन तो आपके घर में भी है लेकिन आप पहचानते नहीं हो। अच्छा, वो है क्या खाना पकाने के लिए जो हम लोग इंडक्शन यूज़ करते हैं, है इंडक्शन के जो बर्तन होते हैं काले काले, देखे हो फ्राई पैन, वो तवा जो ब्लैक कलर का आता है वो टेफ्लॉन का बना होता है। समझे? समझे कि नहीं समझे? याद आया? देखे हो, वो टेफ्लॉन है। ठीक है, ऐसे याद रखो। पॉलीथीन तो जानते हो, पन्नी, हर तरह की पन्नी पॉलीथीन। ओके, कलर पेंट, पेंट भी जानते हो। वर्निश, वर्निश किसको बोलते हैं? वार्निश बोलो, नहीं जानते हैं? बोलो, नहीं जानते हैं। दरवाजे में, लकड़ी का दरवाज़ा जब अपन बनवाते हैं तो लकड़ी में उतनी चमक नहीं होती, उसमें चमक पैदा करने के लिए ये वार्निश आता है। जैसे ही इसको लगाते हैं दरवाजे में लकड़ी में तो उसमें चमक आ जाती है। जैसे सोफ़ा, लकड़ी का बना हुआ सोफ़ा देखें आप, लकड़ी में उतनी चमक नहीं होती, लेकिन जैसे ही वार्निश लगाते हैं उसमें ग्लो आ जाता है, शाइनिंग आ जाती है, चमक। अब आया समझ में? ये पेंट का ही एक भाई है जिसको लगाने से क्या आ जाता है? चमक आ जाता है, वार्निश। ठीक है जी, समझ आ रहा है ये? ओके, सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया। सिरामिक इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सिरामिक की चीज़ें बनती हैं। चीनी मिट्टी की प्लेट देखे हो, चाय जिसमें पीते हो, वो सब सिरामिक होते हैं, चीनी मिट्टी के बने हुए। चीनी मिट्टी या उसको और किसी चीज़ से कंबाइन करके बनाते हैं। फाइबर के भी आते हैं, फाइबर की बात नहीं कर रहे हैं हम सिरामिक की बात कर रहे हैं। चीनी मिट्टी टाइप के बर्तन, प्लेट भी हैं और कप भी है, गिलास भी है, हर चीज़ तो आता है। फ्लावर पॉट हो गया, देखें फ्लावर पॉट चीनी मिट्टी के। अचार रखने वाली बर्नी, ठीक, वो सब इसके। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसी और से मेटल को निकालना है, जैसे एल्यूमिनियम बक्साइड से निकलता है। बक्साइड पत्थर है तो ज़मीन से तो पत्थर निकलता है, लेकिन हम उससे धातु बना लेते हैं, मेटल बना लेते हैं। कैसे? केमिकल रिएक्शंस करके। इसका पूरा प्रोसेस है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, फिर एनर्जी रिसोर्सेज में भी केमिस्ट्री का बहुत योगदान है जगह जगह पर। जैसे फॉसिल फ्यूल्स जब निकलते हैं, रॉ तेल, कच्चा तेल, उस कच्चे तेल का केमिकल रिएक्शन करवा के गर्म कर करके अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा के उसी से हम उसी कच्चे तेल से कहीं पेट्रोल निकालते हैं, कहीं डीजल निकालते हैं, कहीं कोल तार निकालते हैं, कहीं डामर निकालते हैं, कहीं कुछ निकालते हैं, असफाल्ट निकालते हैं। रहता एक ही कच्चा तेल है, लेकिन उसी से क्या क्या बनता है? पेट्रोल। उसी से अलग टेम्परेचर में गर्म किए और केमिकल रिएक्शन करवाए तो उसी से डीजल बना। उसी कच्चे तेल से क्या बना? डामर बना। उसी कच्चे तेल से बना वैक्सी, आपका क्या बोलते हैं? वैक्स। वैक्स यानी क्या? मोम। उसी से वैसलीन बना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वैसलीन। तो चीज़ एक ही है, तेल एक ही है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो ज़मीन से निकलता है। उसी को गर्म कर करके अलग अलग रिएक्शन करवा के अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करके ये सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना? ओके, न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इस पर हम बाद में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी केमिस्ट्री जगह जगह यूज़ होती है। जैसे फोटोकॉपी मशीन आपने देखा है, प्रिंटर आपका, वो प्रिंटर तो फिजिक्स की नॉलेज से बना है, लेकिन उसमें जो ब्लैक कलर का प्रिंट होके आता है, कलर जो उसमें डाला जाता है, वो केमिस्ट्री का कमाल है। ब्लैक कलर का पाउडर डालते हैं फोटोकॉपी मशीन में, तब आए वो ब्लैक छप के आता है। पाउडर ना हो तो नहीं छपेगा। स्याही चाहिए ना भाई, वो स्याही केमिस्ट्री से बनती है। ठीक है, इसी तरह से टेप हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, फिल्म हो गया। आप पुराने ज़माने का कैमरा जब यूज़ करते थे उसमें रील लगानी पड़ती थी। रील तो देखे हो ना, वो रील क्या चीज़ है? फिल्म। ये चाहे सेलुलॉइड के लिए हो चाहे वीडियोग्राफी के लिए हो, वो फिल्म, उसमें फ़ोटो आ जाता था, उसको अंधेले में जाके धोते हैं सिल्वर से। सिल्वर, समझ रहे हो? और भी कुछ कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड है जिससे उसको धोते हैं, सिल्वर का पाउडर आता है, उससे धोते हैं, तब जाके फ़ोटो छपता है पेपर में, फिर उसको सुखाते हैं। नहीं समझे? कभी पूछना, ये यहाँ तुम्हारे अमित भैया हैं, ये जो दुकान यहाँ पे है बगल में, ये पहले उसी से धोते थे। पूछना भला कैसे रील से कैसे फ़ोटो बना लेते थे तुम लोग? कैसे बनाते थे? धो के बनाते थे ना, सिल्वर से धोते थे, उसका लिक्विड आता है, तो रील को एकदम डार्क में अगर आप धूप में निकाले उजाले में तो वो रील ख़राब हो जाएगी पूरी। अंधेले में जाके उसको निकालते हैं रील को और उसको धोते हैं सिल्वर से, उसका लिक्विड आता है धुलने के लिए, और पानी से धो के फिर उसको अंधेले में ही सुखा देते हैं पेपर को जिसमें फ़ोटो उतारे हैं। वो जब सूख जाता है तब आपको देते हैं काट पीट के। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था। आजकल तो डिजिटल हो गया सब,
डिजिटल कैमरा है, खींचो, कंप्यूटर में डालो, प्रिंटर से निकाल लो, आ गया। रील का तो रोल ही खत्म हो गया संसार से, ठीक है। इसी तरह से आपके कपड़े हो, पेपर हो, ऑयल हो, वेजिटेबल हो, कॉस्मेटिक क्रीम्स हो, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो, एसी के अंदर जो गैसेस होती हैं वो, ये सारी चीज़ें आपके केमिकल रिएक्शन से बनती हैं। बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट वगैरह हो गया, केमिकल रिएक्शन से बनती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू यहाँ पे मैंने लिखा है केमिस्ट्री का, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैटर से, मैटर, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, और फिर अपन अगली क्लास में बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं।